जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग नवीन सर के द्वारा जो नायक 2.0 सीरीज चलाई जा रही है, इसके सेट्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज हमारा पहला सेट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य से। किससे? शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस हमारे कितने? 8 हैं हमारे। ठीक है, 8। 8 किसके अनुसार है? ये है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। किसके अनुसार है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और 9 शास्त्रीय नृत्य भी हैं, तो 9 किसके अनुसार हैं? तो 9 हैं हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नवा हमारा संस्कृति मंत्रालय मानता है। वो कौन सा है? ये है छऊ। कौन सा है? छऊ। अब छऊ के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मयूरभंज छऊ, दूसरा होता है सरायकेला छऊ, और तीसरा होता है पुरुलिया छऊ। तो जो मयूरभंज छऊ है वो क्या है? उड़ीसा में। अब मयूर क्या है? पंख फैला के मतलब उड़ता है ना, तो ऐसे करेंगे मयूर, मोर उड़ता है। ट्रिक बना के याद करेंगे। सरायकेला छऊ ये झारखंड का है। ठीक है, और ये पुरुलिया छऊ बताया पश्चिम बंगाल का। ठीक है, यानी कि जो बंगला है हमारा वो पूरा बंगला लिया है, पूरा बंगला, ऐसे याद कर लेंगे। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है हमारा? ये है आंध्र प्रदेश का। देखो, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। कच्ची पुड़ी, अंधे को तो मतलब पूरी कच्ची ही नजर आएगी जब उसे कुछ दिखेगा नहीं। तो ये हमारे कृष्णा जिला है एक आंध्र प्रदेश का। उसका कुचेलापुरम गांव है, कुचेलापुरम, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है कुचिपुड़ी की। ठीक है, अगला है सत्रिया। सत्रिया ये हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? 8वें नंबर का। और ये कब शामिल हुआ था? 2000 में शामिल हुआ था, और ये सबसे नवीनतम है 2000 में। इसके बाद अभी तक कोई भी शास्त्रीय नृत्य हमारा ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे नया यही है। इसके संस्थापक कौन है? सत्रिया के। सत्रिया के संस्थापक हैं श्रीमत शंकर देव। कौन है? श्रीमत शंकर देव। ये बहुत पूछा था क्वेश्चन। सत्रिय सबसे नवीनतम है। और ये किस राज्य का है? सत्रिय है हमारा असम का। किस राज्य का? असम। सत्रिय असम। इसके संस्थापक श्रीमत शंकर देव। ठीक है, अगला सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा? ये हमारा भरतनाट्यम। ये कहाँ होता है? ये होता है तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। सबसे पुराना भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। उत्तर भारत का है हमारा कथक। क्या है? कथक। अगला है कथकली। कथकली है हमारा केरल का। किसका? केरल का। ठीक है, देखो कथकली में नायक जो मतलब इसका डांस वगैरह करते हैं ना, उसमें नायक होता है, उसको बोलते हैं पाचा। और जो खलनायक होता है उसे बोलते हैं काथी। नायक को बोलते हैं पाचा, खलनायक को बोलते हैं काथी। जो उसकी मुद्रा यानी कि स्टेप्स होते हैं इसमें टोटल, वो होते हैं 24। कितने होते हैं स्टेप्स? स्टेप्स होते हैं इसमें 24। ठीक है, और जो श्रृंगार होता है वो होता है 5 प्रकार से, यानी कि 5 टाइप्स हैं किसके? श्रृंगार के। इसकी जो भाषा है, भाषा इसकी है मणि प्रबलम। ये किन 2 भाषाओं से, यानी मलयालम और संस्कृत से मिलाकर बनी है। कौन सी भाषा है? मणि प्रबलम। ठीक है, ये कथकली की है। ठीक है, अब देखो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। ठीक है, अब कोकबोरोक ये त्रिपुरा में बोली जाती है, और ये कोंकणी, ये गोवा। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मलयालम कहाँ की भाषा है, कोकबोरोक कहाँ की भाषा है, कोंकणी कहाँ की भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन का मुख्यालय हमारा है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब देखो प्रथम विश्व युद्ध ये होता 1914 से 1918, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कौन? पहला विश्व युद्ध। ठीक है, अभी क्या है? LON, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस यानी कि 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर आएगा 10 जनवरी 1920 को स्थापना। ठीक है, अब दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। अब UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन। देखो इसने 51 देशों ने साइन करे थे। कितने लोगों ने? 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन पर। ठीक है, इसमें 51 में कौन सा देश बना था? पोलैंड बना था। कौन सा? पोलैंड। जब इसकी स्थापना हुई थी तब। और स्थापना हुई कब थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। अब वर्तमान देखो, जब इसने 51 देशों ने साइन किए थे तो 51वां देश पोलैंड बना, लेकिन वर्तमान में इसमें 193 देश हैं, और 193वां देश है हमारा दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, अगला UN के 6 अंग हैं। 5 के हेडक्वार्टर तो देखो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और जो छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर हमारा नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम की राजधानी है नीदरलैंड। ठीक है,
अगला, यूएन की भाषा कैसी है? यूएन की जो भाषा है वो कार्यकारी भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है। और जो अन्य भाषाएं हैं यूएन की वो चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, ठीक है, ये इसकी अदर लैंग्वेज है। और जो मतलब कार्यकारी भाषा इसमें काम वगैरह होता है तो वो होता है हमारा इंग्लिश और फ्रेंच में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। यूएन का चार्टर, इसमें 19 चैप्टर हैं और 111 क्या है आर्टिकल हैं, यानी कि 19 चैप्टर जैसे हमारे संविधान में नहीं है 22 भाग और हमारे 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे, इसी प्रकार से यूएन का चार्टर है, उसमें 19 चैप्टर हैं, 111 आर्टिकल हैं, ठीक है। अगला, यूएन सुरक्षा परिषद में देश, इसमें 15 सदस्य देश हैं। कितने? 15। देखो 10 तो हैं मतलब अस्थायी और 5 हैं स्थायी यानी परमानेंट। 5 स्थायी कौन से? यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, ये 5 हैं स्थायी, इन्हें याद रखना, ठीक है। इनमें से पूछ सकता है क्वेश्चन तुमसे, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें एक दे देगा जो नहीं होगा और पूछेगा कौन सा नहीं है, ठीक है। भारत इसका अस्थायी सदस्य है, इन 10 में भारत आता है, 5 में नहीं आता है इसमें, ठीक है, इन 10 में है, यानी कि भारत कैसा है? अस्थायी सदस्य है इसका यूएन सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। कितने साल के लिए? 2। जो 10 ये बने हैं मेंबर, ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत अब तक 8 बार चुना जा चुका है, भारत इसका सदस्य अब तक 8 बार चुना जा चुका है। और सबसे ज़्यादा जापान, अब तक 12 बार। कितनी बार? 12 बार। एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं, एक साल में 5 देश चुने जाते हैं। भारत पहली बार 1950 में चुना गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा भारत पहली बार कब चुना गया, तो ये चुना गया था 1950 में, ठीक है। वर्तमान में यूएनए में देश, यूएनए में मैंने बताया 193 देश, दक्षिणी सूडान 193 में है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? ये किया था डायनामाइट का। किसका किया था? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में, ठीक है। और ये किस देश से संबंधित है? स्वीडन की राजधानी बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नोबेल प्राइज की घोषणा ये हुई थी 1900 में। कब हुई थी? 1900। पहली बार 1901 में दिए गए। स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, ठीक है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। अब छठा का 1969 में छठा क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक्स, छठा क्षेत्र जुड़ा था वो इकोनॉमिक्स था 1969 से, ठीक है। इसकी घोषणा अक्टूबर में होती है, अक्टूबर मंथ में होती है और 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। स्वीडन की राजधानी है, मैंने बता दिया, स्टॉकहोम, ठीक है। शांति का नोबेल ओस्लो में दिया जाता है। इनमें से जो शांति है ना, ये इसका नोबेल ओस्लो में दिया जाता है। और ओस्लो कहाँ की राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की, ठीक है। स्टोटिंग संसद नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की संसद है स्टोटिंग, इसके द्वारा दिया जाता है। अगला, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली यह है मलाला यूसुफजई। लगभग 17 साल की उम्र में इन्होंने नोबेल पा लिया था, ठीक है। इनकी बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सी बुक है इनकी? वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई। अब ये तो सबसे कम उम्र की हो गई। अब यह सर्वाधिक उम्र में नोबेल, ये मिला था गुड इनफ 97, 97 साल की उम्र में मिला था गुड इनफ को नोबेल पुरस्कार, ठीक है अब तक। अगला क्वेश्चन, भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया? ये किया गया था 1911 में। भारत की पहली डाक सेवा अब प्रयागराज से नैनी तक हुई थी शुरू। प्लेन हम्बर बाई प्लेन था, इसका नाम था प्लेन का हम्बर बाई प्लेन, ठीक है। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 1946 से एयर इंडिया, अब इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? 1946 से कहते हैं एयर इंडिया, ठीक है, टाटा एयरलाइंस। हवाई परिवहन ये आता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। आपसे पूछा जाएगा हवाई जो परिवहन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। आजकल एसएससी के एग्जाम में मंत्रालय काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला हवाई अड्डा यह है जुहू, मुंबई में है। ये कब बना था? 1928 में बना था भारत का पहला हवाई अड्डा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये है हमारा नई दिल्ली में। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये है राजीव गांधी हैदराबाद में। भारत का 100वां एयरपोर्ट यह है पोक्यांग, कहाँ पे? सिक्किम में। वायुयान अधिनियम यह है हमारा 1934 का। सौर ऊर्जा से संचालित पहला विश्व का यह है कोचीन हवाई अड्डा, जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है, ठीक है। कौन सा हवाई अड्डा? कोचीन हवाई अड्डा, कोचीन। ये किस मॉडल पर है? ये है हमारा पीपीपी मॉडल पर, ठीक है, PPP। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही, देखो ये रही थी 17.64% दशक, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि
2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी हमारी 1961 से 71 तक, ये कितनी रही थी 24.80। ये आंकड़े खूब पूछे जाते हैं पेपर में। और सबसे कम रही थी 1911 से 1921, ये माइनस में रही थी 0.31%। ठीक है, अगला जनगणना के अदर फैक्ट देखते हैं कुछ। जनसंख्या घनत्व कितना रहा हमारा 382, लिंगानुपात 943, ये 1000 पे होता है काउंट। ठीक है, बाल लिंगानुपात 919, साक्षरता 74.04%। इसमें मेल की लिटरेसी कितनी थी, मेल की थी 82.10 और फीमेल की कितनी है 65.46। अगला 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो देखो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त थे कमिश्नर, यानी कि सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। जब तक अगली जनगणना नहीं होगी तब तक इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, और सबसे ज़्यादा एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। 2011 में जनगणना के डाटा की रिपोर्ट ये आई थी 31 मार्च 2011 को। कब आई थी? 31 मार्च 2011 को। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में हमारी, ठीक है, किसमें? यूपी में, और सबसे कम सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? देखो फॉलो ऑन एक शब्दावली है क्रिकेट की, ठीक है, ये पूछ रहा है क्रिकेट के किस प्रारूप से संबंधित है। तो ये वर्ड है ये केवल टेस्ट में यूज होता है। कब होता है? टेस्ट में। अब T20 में पावर प्ले यूज होता है T20 पावर प्ले होती है तो कितने ओवर की होती है? 6 ओवर की होती है। स्टार्टिंग के जो 6 ओवर होते हैं वो पावर प्ले होती है, ठीक है, 20 ओवर वाले मैच में T20। अब T20 में एक बॉलर कितने ओवर फेंक सकता है मैक्सिमम? तो T20 मैच में एक बॉलर 4 ओवर फेंक सकता है, केवल 4 ओवर एक बॉलर फेंक पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं फेंक सकता। अब ओडीआई का मतलब वनडे, 50 ओवर के मैच में एक 10 ओवर फेंक सकता है एक बॉलर। अगर 50 ओवर का मैच होगा तो 10 ओवर फेंक सकता है, और 20 ओवर का मैच होगा तो 4 ओवर, ठीक है। डीआरएस का मतलब क्या है? डीआरएस यानी कि 2008 से लागू हुआ था ये डीआरएस, ठीक है, जो डीआरएस वगैरह लेते हैं प्लेयर। भारत श्रीलंका के मैच में सबसे पहले भारत और श्रीलंका के मैच में डीआरएस लिया गया था, ठीक है, 2008 में। अब अगला है डीएलएस। डीएलएस का मतलब फुल फॉर्म होती है डकवर्थ लुईस सिस्टम। डकवर्थ लुईस सिस्टम ये 1997 से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1997 से शुरू, ठीक है। देखो डीएलएस सबसे पहले कब यूज हुआ था? ये जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मैच में पहली बार इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और ये डीएलएस है ये टेस्ट मैच में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? टेस्ट में नहीं होता है। अगला, डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो जो हमारे वीरेंद्र सहवाग थे, इंडियन क्रिकेटर, ये हमारे डीआरएस से आउट हुए थे पहली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है टेस्ट मैच? 5 दिन का। देखो वनडे का मतलब होता है वन का मतलब तो एक होता है, तो वो 1 दिन में हो जाता है, और T20 मैच तो 4-5 घंटे में हो जाता है टेस्ट में, और 90 ओवर का होता है, ठीक है। इसमें लंच टाइम कितना होता है? 40 मिनट्स, और टी ब्रेक ये होता है 20 मिनट्स, और इनिंग ब्रेक ये होते हैं 10 मिनट्स टेस्ट मैच के, ठीक है। ओडीआई में इनिंग ब्रेक होता है 40 मिनट का। जब एक टीम मतलब हमारी बैटिंग कर लेती है तो 50 ओवर तक उसके बाद होता है हमारा इनिंग ब्रेक, तो वो 40 मिनट का होता है। 40 मिनट के बाद ही मतलब दूसरी टीम खेलेगी, ठीक है। और T20 में जब 20 ओवर हो जाते हैं तो उसका 10 मिनट का ब्रेक होता है, इनिंग ब्रेक बोलते हैं इसको। पहला ओडीआई कप्तान कौन था भारत का? ये था हमारे अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर। अगला, गीतांजलि श्री। देखो गीतांजलि श्री रेत समाधि की लेखिका हैं। इन्होंने एक वो लिखी थी पुस्तक, इस कौन सी थी? रेत समाधि। इसके लिए इनको 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार। कोई बताएगा बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शायद 2006 में हुई थी, है ना? बताना कमेंट करके इसका आंसर। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2005, हाँ ठीक है। और बुकर अवार्ड मॉन बुकर ये हुआ था 1969 में शुरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो बुक, इनकी बुक है गीतांजलि श्री की 2 बुक, तिरोहित बुक, द एम्प्टी स्पेस। ये गीतांजलि श्री की 2 फेमस बुक्स हैं, ठीक है, इनको याद रखना। अगला, झुम्पा लाहिड़ी ने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। वेयर अबाउट्स, इंटरप्रेटर मेलोडीज, द लोलैंड, द नेमसेक। ये झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तकें हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द नेमसेक, ये बहुत पूछी जाती है, द नेमसेक, और ये वाली। अगला, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? ये बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग बना था सबसे पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कौन बना था सबसे पहले? गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है।
भारत का वायसराय 1858 के एक्ट से बना था। कौन बना था? ये बना था कैनिंग। अगर पूछेगा गवर्नर जनरल कौन बना, तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का वायसराय कौन बना पहला, तो बना था कैनिंग। कौन किस एक्ट से बना था? ये बना था 1858 के एक्ट से। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल ये बना था 1833 के एक्ट से, विलियम बेंटिक। ठीक है। और ये बना था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके थे मुख्य न्यायाधीश। इनके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन थे? एक था चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर। ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये पेश कब हुआ था? ये हुआ था 18 मई 1773 को। ठीक है। और ये फ्रेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके अंतर्गत 24 सदस्य थे। इसमें कितने थे? 24। ये क्या करते थे? ये व्यापारिक मामले संभालता था। जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स था ना, ये व्यापारिक मामले संभालता था। और एक था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 मेंबर थे बस। ये राजनीतिक मामले संभालता था। ठीक है। इसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से धन देने की व्यवस्था 1793 के एक्ट से की गई। ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इनके सदस्यों को। अगला है 1813 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त। ठीक है। इनका एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 के एक्ट से। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत आ सकते थे। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। देखो इसकी ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें मॉन्टेग्यू कौन था? राज्य सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय था। ठीक है। चेम्सफोर्ड वायसराय था, ये मॉन्टेग्यू राज्य सचिव था 1919 का। ठीक है। और 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था। इस तरीके से रिलेट करेंगे। ठीक है। डेट अगर कोई आती है तो। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम से प्रांतों में मतलब द्वैध शासन शुरू हो गया था, तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। ये इसी एक्ट से भारत में विधान परिषद में 2 सदन बनाए गए। कितने? 2 सदन, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। अब उच्च सदन राज्य परिषद यानी इसमें 60 सदस्य थे, और निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा इसमें 145 थे। ठीक है। अगला, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना अनिवार्य है। ठीक है। ये कब हुआ था? ये 1919 के एक्ट से ही बात कही गई थी कि जो वायसराय की कार्यकारी काउंसिल बनेगी ना, उसमें इंडियन का होना जरूरी है। ये 1919 के एक्ट से बात कही गई थी। अगला है ये सेम चीज लिखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो इसी एक्ट से केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था। ये हुआ था केंद्र में। ठीक है। द्वैध शासन प्रांतों में खत्म हो गया था। प्रांतों में खत्म और केंद्र में शुरू हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत बर्मा 1937 भारत से अलग हुआ था। 1935 के एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा बर्मा भारत से कब अलग हुआ। अगर अधिनियम पूछा जाएगा तो 1935, और डेट और सन पूछी जाएगी तो 1937। ठीक है। 2 साल बाद इसी अधिनियम से हुआ था। लेकिन संघीय न्यायालय इसकी स्थापना भी 1937 में हुई थी। इसमें जज कितने थे? 1 + 6 = 7। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश था, 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था मॉरिस गुएयर। ठीक है। क्या नाम था? मॉरिस गुएयर। ये था मुख्य न्यायाधीश। अब देखो इसी एक्ट से आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है। ये तो पता होगा। शक्तियों का विभाजन संघ प्रांतों के मध्य। ठीक है। राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। ये कौन सी अनुसूची में है हमारी? कमेंट करके बताना। इसी अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, तो क्या आंसर होगा? 1935 के अधिनियम से। ठीक है। भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया, तो आंसर होगा जुलाई 1947 में। कब किया था? जुलाई 1947। देखो माउंटबेटन योजना, डिग्गी बर्ड योजना, वाल्कन योजना, ये कब आई थी? ये 3 जून 1947। एक ही नाम, एक ही बात है। या तो माउंटबेटन बोल दो, चाहे डिग्गी बर्ड योजना बोलो, चाहे वाल्कन। इसकी डेट है 3 जून 1947। अगला क्वेश्चन, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? ये क्या था? पुर्तगाली ने। ठीक है। देखो वास्को डी गामा कब आया? ये 1498 में पहली बार आया। फिर ये आया 1502 में दूसरी बार आया।
फिर आए तीसरी बार ये 1524 में, 3 बार आया था ये टोटल। अब पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब खुली? ये कोचीन में खोली थी इन लोगों ने 1503 में, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री पूछा जाए तो 1505 में कन्नूर में, ठीक है। अब पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना ये खोला था कालीकट में। कहाँ पे? कालीकट। भारत में सबसे लंबे समय तक कौन रहते? ये पुर्तगाली रहते ना। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया, तब गए थे ये लोग। कब गए थे? 1961 में गए थे। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली ये था 1500 ईस्वी में आया, ठीक है। पुर्तगाल का पहला गवर्नर ये था अल्मीडा, जो रहा था 1505 से 1509, ठीक है। जो दूसरा पुर्तगाली था ये कौन था? पेड्रो कैब्रेल। ये ब्राज़ील देश के मार्ग की खोज इसी ने की थी, ठीक है। ब्राज़ील देश के मार्ग की खोज। और जो अल्मीडा था इसने ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में सोचा था। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। समुद्र का जो जल होता था ना, इसने कॉर्टेज सिस्टम भी लागू किया था। कौन सा सिस्टम? कॉर्टेज। पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर कौन था? ये था अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक रहा, ठीक है। इसने 1510 में गोवा जीता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस गवर्नर ने, मतलब किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा जीता? तो आंसर होगा अल्बुकर्क। कब जीता था? 1510 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? उस समय थी एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट। अगला, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया? ये किया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब किया था? 31 दिसंबर 1600, ठीक है। और चार्टर ये था 15 वर्षों का एक अधिकार मिला था। कितने साल का? 15 साल का पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा पर हैं? तो 9 राज्य हैं। कितने? 9। देखो, पश्चिम से 5 राज्य लगते हैं हमारे, और पूरब से 4 हो गए 9। और सबसे लंबी सीमा किसकी है समुद्री? यह है गुजरात की, 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर। अब देखो चैनल ने कुछ 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? यह कवारत्ती और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय। 10 डिग्री है निकोबार और अंडमान के मध्य, ठीक है। अगला है, भारत का सूर्यास्त दक्षिणी बिंदु क्या है? यह है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। कोई सा नाम आ सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है अंडमान निकोबार में, ठीक है। अब देखो पूर्वी बिंदु क्या है हमारा? पूर्वी बिंदु है किबिथू, जो है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो आंसर होगा गुहार मोती, ये गुजरात में है। उत्तरी बिंदु पूछेगा तो है इंदिरा कॉल, ये है लद्दाख में, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा भारत का, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये दोनों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है ये पेपर में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। ये कर्क रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा इसे बोलते, यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्य। तो इसकी ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जिन साथियों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है।